हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। ये MGT 401 के फाइनल टर्म के सॉल्व सब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए जा रहे हैं आज की वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अब है डिस्क्राइब कंटिजेंसी लायबिलिटी। कंटिजेंसी लायबिलिटी क्या होती है? तो IAS 37 इसको डील करता है। अब इसके अंदर ये है कि अब पॉसिबल ऑब्लिगेशन पॉसिबल है, प्रोबेबल है, यानी कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये राइज हुई फॉर पास्ट इवेंट की वजह से आउटकम विच टू बी कंफर्म ओनली ऑन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट विच आर बीन होलली इन कंट्रोल ऑफ द रिपोर्टिंग ईयर। मतलब मिसाल दे दिया है कि ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता। अब जैसे वारंटी है, एक कंटिजेंट लायबिलिटी यहाँ पे क्रिएट होती है वारंटी की। अब जैसे मिसाल दे दिया है, आप 100 फ्रिज बेचते हैं, 100 फ्रिज में से आपका पास तजुर्बा है कि 5 फ्रिज जो है वो वारंटी में आते हैं, बाकी 90% 95% जो है वो नहीं आते। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन राइज फॉर पास्ट इवेंट, यानी आपने सेल्स की, विच इज़ नॉट रिकग्नाइज आइदर बिकॉज इट इज़ नॉट प्रोबेबल। अभी आपने सिर्फ एक यानी प्रोबेबिलिटी के थ्रू आप चलें, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज विल बी रिक्वायर्ड इन सेटल ऑब्लिगेशंस अमंग वी कैन नॉट बी मेजर विद सफिशिएंट रिलायबिलिटी। अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई 5 ही रेट हो सकता है, 5 की बजाय 10 आ जाए, हो सकता है 5 की बजाय आप जो है वो 2 आ जाए। तो इसके अंदर आप एक्यूरेट एस्टिमेशन नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको एक पास्ट इवेंट से एक राय कायम हो जाएगी, लेकिन इसमें एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकते। ठीक है। अब व्हाट इज़ एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है? तो एक्टिविटी दैट relate to the acquisition and disposal of long-term assets and other investment that are not include in cash equivalent। यानी कि मतलब इन्वेस्टमेंट किसमें? एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट, यानी मतलब कोई भी एसेट आपने ख़रीदा या उसको बेचा, वो और अदर इन्वेस्टमेंट दैट आर नॉट इंक्लूड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर नहीं आ रही हो, तो वो सारी चीज़ें जो है वो इसमें आएंगी। व्हाट इज़ फाइनेंशियल एक्टिविटी? फाइनेंशियल एक्टिविटी क्या है? चेंज टू कंट्रीब्यूट इक्विटी एंड बोरोइंग ऑफ एन एंटिटी, यानी कि मतलब यानी कि कोई बड़ा लोन ले लिया आपने, या फिर इक्विटी के अंदर एक कंपनी या मालिक ने, या फिर अगर सोल प्रोप्राइटर नहीं है तो कंपनी ने अपना जो इक्विटी है वो बढ़ा दी। प्रोविजन इज़ अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइम एंड अमाउंट। अब प्रोविजन जो है वो बैड डेट्स का होता है। ठीक है। तो प्रोविजन बनता है कि भाई अब अनसर्टेनिटी है कि ज़रूरी नहीं है कि इतना ही बैड डेट हो सकता है इससे ज़्यादा हो सकता है इससे कम हो। ठीक है। तो प्रोविज़न इसलिए बनाया जाता है एक एहतियात के तौर पे कि यार चलो ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि इतनी सेल्स की है, इसमें से इतनी रिकवरी नहीं होगा। अब वो डिफाइंड वारंटी क्या है? वारंटी इज़ अ legal term that refer to promise or guarantee made by a sellers or manufacturer about the quality and performance of the product। यानी कि वारंटी क्या है कि एक लीगल टर्म है, ठीक है, यानी कानूनी तौर पे है, जो समझ लें एक प्रॉमिस किया जा रहा है या गारंटी दी जा रही है। किसके द्वारा? वो है सेलर के द्वारा या मैन्युफैक्चरर के द्वारा। ठीक है। वो कि भाई ये परफॉर्मेंस और क्वालिटी जो है वो इस प्रोडक्ट और सर्विस की जो है वो सही होगी। ठीक है। अक्सर आप एयर कंडीशनर ख़रीदने जाएँ तो उसके कंप्रेसर की वारंटी मिलती है, फ्रिज खरीदने जाएँ, माइक्रोवेव खरीदने जाएँ तो वो सारी वारंटीज़ मिलती है। अब मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है? गिव वारंटी एट अ टाइम ऑफ स्केल ऑफ परचेज ऑफ इट्स प्रोडक्ट। ठीक है। यानी जब आपने उससे चीज़ खरीदी तो उस पे दे रहा है। अंडर द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल एंड द मैन्युफैक्चरर अंडर टू मेक गुड्स by repair or replace or manufacturer default to become appear in 3 year for the date of sale or past experience it is probable and to अच्छा खैर पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। अंडर द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी मतलब जो बेचने का कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर क्या बोल रहा है कि मेक गुड्स अगर रिपेयरेबल होगी, कोई छोटा मोटा फॉल्ट होगा तो वो रिपेयर कर देगा, और अगर कोई बड़ा फॉल्ट होगा तो वो रिप्लेस भी करके देगा। ठीक है। हो सकता है कंप्रेसर इतनी बुरी तरीके से जल गया हो कि उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, तो वो जो है वो चेंज करके देगा। अब मैन्युफैक्चरिंग फॉर बिकम अपीयर विद इन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑन पास्ट इट इज़ प्रोबेबल देयर विल बी सम क्लेम अंडर। अच्छा, पास्ट एक्सपीरियंस आपको बता रहा है कि ऐसा हो सकता है, प्रोबेबल ऐसा हो सकता है कि ये जो है ये
आपके पास वारंटी के अंदर आ जाए। तो पास्ट एक्सपीरियंस ये आपको कह रहा है। अब है डिस्क्राइब एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इंक्लूड क्या है, एक्सपेंस इनकर्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, यानी जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन करने के अंदर आ रही हैं और मैनेजमेंट करने के अंदर आ रही हैं, ये डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है। यानी अगर मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एचआर वाले बैठे हुए होते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी कंपनी अगर है, यानी कि कोई बैंक वगैरह है, तो सिक्योरिटी कंपनी वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में आ रही है, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इंक्लूड क्या क्या हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी हो सकती है और रिलेटेड कॉस्ट जिसके अंदर डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस, रेंट, यूटिलिटी है, मैनेजमेंट कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर भी है, अदर मैनेजमेंट सच एज प्रिंटिंग, एंटरटेनमेंट, पोस्टेज। हाँ, अगर जैसे मिसाल दे दिया कि कोई एडवर्टीजमेंट कंपनी है तो वो अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट वगैरह कर रही है, तो ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती हैं। अब है डिफरेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड कैश, ठीक है। आपको फ़र्क बताना है या क्या होता है। तो कैश इंक्लूड कैश इन हैंड और डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मतलब आपके बैंक अकाउंट में पड़े हुए, आपने चेक या एटीएम के थ्रू पैसा निकाल लिया, ये तो आपका कैश हो गया, कैश इन, कैश इक्विवेलेंट भी हो गया, ठीक है। अब यह लिक्विडिटी, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे इट्स डेब्ट इन टर्म, यानी कि मतलब टाइम। ये क्या है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू पे इट्स डेब्ट इन टाइम, यानी मतलब जैसे ऑब्लिगेशन है कि 12 महीनों के अंदर इसको पे करना है, तो वो 12 महीनों के अंदर पे कर सकती है। बाय हैविंग गुड लिक्विडिटी मीन्स दैट आप बिजनेस हैव सफिशिएंट लिक्विड फंड, कैश एंड कैश फ्लो, सो इट विल पे द लिक्विड रीपे द लायबिलिटी। यानी कि मतलब क्या कि बाय हैविंग लिक्विडिटी मीन्स के कंपनी के पास इतना कैश है कि वो अपनी ऑब्लिगेशन जो है वो टाइमली मीट कर सके और टाइमली जो है वो पे कर सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्प करेगी आपकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।